Hey everyone, this is Science Side channel. Let's start the blood and its composition. Blood किन चीजों से बना है? What is blood? Blood आपका एक फाइबरलेस कनेक्टिव टिश्यू है. सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्लड के पीएच की. ब्लड पीएच इज 7.4. हम बोल सकते हैं इट इज स्लाइटली अल्कलाइन. ठीक है, ऐसे तो हम ब्लड को न्यूट्रल कहते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द पीएच इट इज स्लाइटली अल्कलाइन. ये ब्लड का पीएच है. ब्लड इज फाइबरलेस कनेक्टिव टिश्यू, is fiberless connective tissue and blood has a mesodermal origin. क्वेश्चन भी कई बार आता है. mesodermal origin is of blood. The formation of a blood is known as hemopoiesis. Hemopoiesis is the formation of a blood. Formation of a blood is known as a hemopoiesis. इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट टर्म ये है कि फॉर्मेशन होती कहाँ है. वेयर द ब्लड इज फॉर्म्ड, इट इज फॉर्म्ड इन it is formed in red bone marrow. Bone marrow, that is epiphysis. Epiphysis कौन सा एरिया है? epiphysis is present at the end part of the bones. ये आपकी अगर लॉन्ग बोन है कोई भी, फॉर एग्जाम्पल फीमर इज योर लॉन्ग बोन, तो जो एंड पार्ट होते हैं ये वाले, दैट इज नोन एज epiphysis. एपिफाइसिस, यहाँ पे जो आपका ब्लड है उसकी फॉर्मेशन होती है. ब्लड इज फॉर्म्ड हियर इन द रेड बोन मैरो. बिफोर बर्थ जो है, अगर किसी फीटस की बात करें तो जो ब्लड है उसकी फॉर्मेशन के लिए आप रेड बोन मैरो, अगर ऑप्शन किसी एमसीक्यू में आपको ना मिले तो आपको लीवर एंड स्प्लीन दिखेंगे. दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ ब्लड इन द फीटस. ओके, यू कैन नोटिस दैट यहाँ पे. एंड एपिफाइसिस वाले एरिया में देयर इज अ हार्मोन विच इज रिलीज्ड बाय द किडनी. मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ. इराइथ्रोपोइटिन इज द, पोइटिन स्पेलिंग देख लेना बेटा. इराइथ्रोपोइटिन इज द हार्मोन, is hormone released by the kidney, released by kidney, which help in the formation of a blood in these epiphyseal area. Okay, in the red bone marrow, erythropoietin is the hormone which is released by the kidney, which help in the formation of a blood, and the formation of blood is known as hemopoiesis. Okay, and the erythropoietin is a hormone that is released by kidney, help in the formation of a blood. अगर बिफोर बर्थ आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि वेयर द ब्लड इज, विच ऑर्गन हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ अ ब्लड, और आपसे रेड बोन मैरो ऑप्शन में ना पूछें तो आपको लीवर और स्प्लीन में से किसी को, अगर आपको ये ऑप्शन दिखती है आप इसको टिक कर सकते हैं. नाउ व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ अ ब्लड? अगर ब्लड की कॉम्पोजिशन की बात करें तो हमारे पास ब्लड में दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं. 55% ब्लड का जो फ्लूइड पार्ट है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा. क्या बोलते हैं? प्लाज्मा. 55% यही प्रेजेंट है. एंड 45% जिसकी प्रेजेंस है दैट आर नोन एज फॉर्म्ड एलिमेंट्स. और दूसरा हिस्सा जो ब्लड का है वो हमने फॉर्म्ड एलिमेंट्स को दे दिया है. अब बात कर लेते हैं प्लाज्मा की. तो जो प्लाज्मा है जिसको हमने 55% फ्लूइड पार्ट कहा है, ये बनता किससे है? इट इज फॉर्म्ड बाय आपका 92% जो है वाटर इसमें प्रेजेंट है, क्योंकि मैंने कहा दिस इज द फ्लूइड पार्ट. सबसे पहली कॉम्पोजिशन अगर प्लाज्मा की देखें तो इसमें प्रेजेंट है आपका वाटर. एंड इसमें कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट है. कितनी परसेंटेज में प्रोटीन्स प्रेजेंट है? 6 to 8% इसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट है. एंड थर्ड नंबर पे हम ये बोल सकते हैं कि कुछ आयंस यानी इलेक्ट्रोलाइट्स भी प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं. इम्पॉर्टेंट एक और टर्म कि ये जो ओरिजिन है प्लाज्मा का, ये कहाँ से हुआ है, कहाँ कहाँ पे इसके सिंथेसिस होती है? तो लीवर में फॉर्मेशन होती है प्लाज्मा की. इन लीवर द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा इज देयर. इन लीवर फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा इज देयर. ठीक है, लीवर में ओरिजिनेट होता है. तीन तरीके से मैंने इसको डिवाइड कर दिया कि प्लाज्मा में किन किन चीज़ों से जो प्लाज्मा है वो बना है. 90 to 92% इसमें वाटर प्रेजेंट होता है. कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स इसमें 6 to 8% प्रेजेंट होते हैं. कुछ आयन जो है वो प्रेजेंट होती हैं. प्लाज्मा दिखने में कैसा है? इट इज अ स्ट्रॉ कलर्ड,
स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड, विस्कस फ्लूइड प्रेजेंट है ब्लड में। अब बात कर लेते हैं कि जो प्रोटीन्स जिनकी मैं बात कर रही हूँ वो कौन कौन से प्रोटीन्स हैं जो इसमें प्रेजेंट होते हैं, जिनकी मैं बात कर रही हूँ कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट प्रोटीन जो है दैट इज एल्ब्यूमिन। Albumin is a protein which is responsible for the osmotic, for maintaining the osmotic balance, ऑस्मोटिक बैलेंस इन द ब्लड। ब्लड में आपको पता है आयंस का एक्सचेंज होता है, डिफ्यूजन होता है, ठीक है। तो आयंस को बैलेंस मेंटेन करने के लिए हमारे पास ये जो प्रोटीन है वो रिस्पॉन्सिबल है, जिसका नाम है एल्ब्यूमिन। सेकेंड वी हैव अ ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। ग्लोब्यूलिन किस काम आता है? ग्लोब्यूलिन हेल्प इन द डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। जितना भी बॉडी का इम्यून सिस्टम मेंटेन करने का काम है दैट इज बिकॉज ऑफ द ग्लोबुलिन प्रोटीन। एंड थर्ड हमारे पास द इम्पॉर्टेंट प्रोटीन इज फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन किसके लिए होता है? क्लोटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कोएगुलेशन ऑफ अ ब्लड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कोएगुलेशन ऑफ ब्लड के लिए मतलब जब भी आपको चोट लगती है तो ब्लड वहां फ्लो नहीं करता, वो जम जाता है, यानी धक्का बन जाता है। दैट कोएगुलेशन और द क्लोटिंग ऑफ द ब्लड इज बिकॉज ऑफ द फाइब्रिनोजन प्रोटीन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट तीन प्रोटीन्स हैं। इसके अलावा वाटर प्रेजेंट है 90 to 92%। कुछ आयंस यानी इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट हैं प्लाज्मा में, उनको भी देख लेते हैं। सम इलेक्ट्रोलाइट्स सच एज electrolytes such as Na positive, Cl negative, calcium 2 positive, magnesium 2 positive and bicarbonate ions are also present in the plasma. इसके अलावा ग्लूकोज का कुछ अमाउंट, ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा। प्लाज्मा में ये सारी चीजें प्रेजेंट है। तो आपने देखा कि ब्लड में क्या प्रेजेंट था? 55% प्लाज्मा था। और प्लाज्मा में सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो क्या है कि इसमें कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट है। इन प्रोटीन्स का आपको नाम याद रखना है। मैंने कहा एल्ब्यूमिन का नाम याद रखना है, फाइब्रिनोजन का नाम याद रखना है एंड ग्लोबुलिन। इन तीनों के काम आपको याद रखने हैं। ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजन क्लोटिंग के लिए, ग्लोबुलिन डिफेंस मैकेनिज्म को मेंटेन करने के लिए प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रॉ कलर का प्लाज्मा होता है हमारा, विस्कस फ्लूइड है और 90 to 92% इसमें क्या प्रेजेंट होता है? वाटर प्रेजेंट है। प्रोटीन्स कितने थे? 6 to 8%। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो प्लाज्मा के लिए आपको याद रखनी है। ओरिजिन कहाँ से था? लीवर से ओरिजिन होता है प्लाज्मा। नाउ द रिमेनिंग पोर्शन, आपको ब्लड में एक पार्ट तो इसी का मिलता है प्लाज्मा का। द सेकेंड पार्ट इज ऑफ 45%। किसका था? 45% हमारा था फॉर्म्ड एलिमेंट्स का। यही चीज प्रेजेंट थी ब्लड में। अब फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। नाउ वी हैव 45% क्या प्रेजेंट है हमारे पास? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो अगर फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करें तो हम इसको बच्चे तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज RBC, रेड ब्लड सेल्स। सेकंड इज WBC, वाइट ब्लड सेल्स एंड थर्ड इज प्लेटलेट्स। तो ये तीन चीजें हैं जो प्रेजेंट होती हैं ब्लड में। RBC को हम इराइथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, WBC को हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं एंड प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। तो ये तीन नाम हैं जो आपको फॉर्म्ड एलिमेंट्स में देखने को मिलेंगे। RBC का अमाउंट सबसे हाईएस्ट होता है। ये यहाँ पे मैं एक फ्लो चार्ट की तरह बनाऊंगी। हाईएस्ट अमाउंट जो है, अमाउंट भी लिख रही हूँ, 5 to 5.5 मिलियन जो है वो किसका है? इतना मिलियन RBC जो है वो प्रेजेंट है। तो ये फर्स्ट नंबर पे आ गया। सेकंड नंबर पे हमारे पास प्लेटलेट्स होते हैं जो कि ब्लड में प्रेजेंट होते हैं एज अ फॉर्म्ड एलिमेंट्स। इनका अमाउंट होता है 1 to 3 लाख के अप्रोक्सीमेटली पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ द ब्लड। इतना अमाउंट जो है वो प्रेजेंट है प्लेटलेट्स का। एंड थर्ड नंबर पे हमारे पास ल्यूकोसाइट्स आते हैं। लेकिन आपको पता है कि ल्यूकोसाइट्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिनमें सबसे पहला जो है अमाउंट, सबसे हाईएस्ट अमाउंट जो है दैट इज न्यूट्रोफिल जो है सबसे ज्यादा होते हैं। देन हमारे पास होते हैं लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। देन हमारे पास होते हैं मोनोसाइट्स,
ठीक है। देन हमारे पास इओसिनोफिल, इनका अमाउंट, और सबसे बेस में बेसोफिल, सबसे बेस में यानी सबसे लास्ट में इनका अमाउंट यानी बेसोफिल का देखने को मिलता है। अब डिवीजन कर लेते हैं हम इन सब की और इन सब के बारे में पढ़ लेते हैं। हाईएस्ट अमाउंट किसका था? आरबीसी सबसे ज्यादा होते हैं, देन प्लेटलेट सबसे ज्यादा होते हैं, देन ल्यूकोसाइट्स में न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा, देन लिम्फोसाइट, देन मोनोसाइट, देन इओसिनोफिल, बेसोफिल। अगर अमाउंट की बात करें तो न्यूट्रोफिल मेरे पास 60 to 65% प्रेजेंट होता है, एंड अगर लिम्फोसाइट की बात करें तो 20 to 25% जो है वो ल्यूकोसाइट्स के अंदर, मैं बात कर रही हूँ डिवीजन की, लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। देन 6 to 8% मोनोसाइट्स होते हैं, 2 to 3% इओसिनोफिल्स हैं, एंड 0.5 to 1% जो है वो प्रेजेंट होता है बेसोफिल का अमाउंट। अब ये आगे डिवीजन के कौन सबसे ज्यादा प्रेजेंट था, अब हम स्टडी कर लेते हैं आरबीसी के बारे में, सारी इंफॉर्मेशन जो है वो गेन कर लेते हैं। आरबीसी, जिनको हम रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं या जिनको हम इराइथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, इनको हम रेड ब्लड सेल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये रेड कलर के होते हैं सेल्स। और ये रेड कलर के क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये रेड कलर के होते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहा कि ये रेड कलर के होते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ई न्यूक्लिएटेड हैं। ई न्यूक्लिएटेड, ई न्यूक्लिएटेड है यानी इट एज अ एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता इनमें। तो इनकी शेप कैसी है? अगर हम शेप की बात करें तो ये बाई कनकेव शेप के होते हैं, कनकेव शेप के होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन ओवल शेप के आरबीसी देखने को मिले हैं किसके अंदर? कैमल में एंड लामा में। ठीक है, लामा भी ऊंट की तरह होता है, लेकिन ये इंडिया में नहीं, आउटर कंट्रीज में जो है, बाहर कंट्रीज में पाया जाता है। नाउ देयर इज इम्पोर्टेंट पॉइंट, रेड कलर के थे ये, हीमोग्लोबिन इनमें प्रेजेंट है, इसकी वजह से ये रेड कलर के थे। ई न्यूक्लिएटेड होते हैं, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, शेप कैसी होती है? बाइकनकेव शेप होती है। अब क्योंकि हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है तो आपको पता है हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस होना किस चीज में हेल्प करेगी? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में। क्योंकि हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में हम आयरन एज अ Fe2 पॉजिटिव देखते हैं, जो कि ऑक्सीजन का कैरियर है एक तरह से। तो Fe2 पॉजिटिव इज प्रेजेंट इन द हीमोग्लोबिन विच हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। तो ये है आरबीसी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसके अलावा अगर इसके लाइफ स्पैन की बात करें, 120 डेज का लाइफ स्पैन है आपके आरबीसी का। फॉर्मेशन कहाँ हो रही है? अगेन वी कैन सी दैट इन द रेड बोन मैरो, बोन मैरो, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड। अगेन आप बोल सकते हैं लॉन्ग बोन्स का जो एपीफाइसिस है, दैट इज द एंड पार्ट ऑफ द लॉन्ग बोन्स, फॉर एग्जांपल फीमर, वहां पे फॉर्मेशन होती है रेड ब्लड सेल्स की। अगर हम डेथ की बात करें, 120 डेज के बाद जब आरबीसी की डेथ हो जाएगी, देन दे गो टू द ग्रेवयार्ड, जहाँ पे उनकी डिस्ट्रक्शन होगी। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी इज नोन एज स्प्लीन, जहाँ पे किस चीज की फॉर्मेशन होती है? फेरेटिन की। फेरेटिन इज फॉर्म्ड, और उसके बाद ये फेरेटिन बाइल पिगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। बाइल पिगमेंट्स अगर आपको याद हो, लीवर में बाइल पिगमेंट्स की फॉर्मेशन होती है, जिनको बिलिरुबिन बिलिविडिन भी कहते हैं। बिलिरुबिन बिलिविडिन विडिन, इन दोनों बाइल पिगमेंट्स की फॉर्मेशन होती है, जो हमारे फीकल मैटर को और हमारे जो यूरिन है उसको प्रॉपर कलर प्रोवाइड करते हैं, येलोइश कलर प्रोवाइड करते हैं। एंड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। द स्प्लीन इज नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, एंड फेरेटिन is the formed because of the destruction of RBC. The ferritin is formed because of the destruction of आरबीसी। जब होता है डिस्ट्रक्शन, फेरेटिन की फॉर्मेशन होती है, इट गोज टू द लीवर, और लीवर में बाइल पिगमेंट्स में ये कन्वर्ट हो जाते हैं बिलिरुबिन और बिलिविडिन में। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच यू हैव टू लर्न फॉर द आरबीसी। अब बात कर लेते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी, जिनको हम वाइट ब्लड सेल्स भी बोलते हैं और जिनको हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, ये वाइट कलर के क्यों होते हैं? बिकॉज दे हैव अ एब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, एब्सेंस ऑफ
हीमोग्लोबिन। अब इसमें हीमोग्लोबिन नहीं है तो ये व्हाइट कलर के है, बट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस अलग अलग तरीके से प्रेजेंट होता है इनमें, और किस तरीके के न्यूक्लियस हैं वो देखते हैं हम इसकी डिवीजन में। WBC को हम डिवाइड करते हैं टू मेन टाइप्स में, ग्रैन्युलोसाइट्स में एंड ए ग्रैन्युलोसाइट्स में। ग्रैन्युलोसाइट्स में अगर डिवाइड करें हम इनको, ग्रैन्युलोसाइट्स को, तो हमारे पास तीन मेन टाइप्स आती हैं। वन इज नोन एज न्यूट्रोफिल, second is known as eosinophil and the third is known as basophil। तो ये हमारे पास फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मेन टाइप्स हैं जिनको हमने किसके अंडर रखा है, ग्रैन्युलोसाइट्स में। कुछ ग्रैन्यूल्स हैं बड़े साइज के जो ग्रैन्युलोसाइट में जब हम डाई से उसको स्टेन करते हैं तो हमें व्हेन इट इज स्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ अ डाई हमें आराम से वो ग्रैन्यूल्स दिख जाते हैं, इसीलिए हमने इनका नाम रखा है ग्रैन्युलोसाइट। लेकिन जिनके ग्रैन्यूल्स अच्छे से स्टेनिंग करने से भी नहीं दिखते उनका हमने नाम रखा है ए ग्रैन्युलोसाइट्स। और इसमें डिवीजन है हमारे पास, द फर्स्ट डिवीजन इज monocyte and the second is lymphocyte। lymphocyte is the second division। अब न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, इनके बारे में देख लेते हैं। ये दोनों तरह की जो एसिडिक और बेसिक डाई है, एसिडिक एंड बेसिक डाई, दोनों से क्या होते हैं, गेट स्टेन्ड विद द बोथ, गेट स्टेन्ड विद बोथ एसिडिक एंड बेसिक डाई दोनों से ही स्टेन होते हैं। इओसिनोफिल आपकी एसिडिक डाई से स्टेन होते हैं, इट इज स्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ एसिडिक डाई। एंड जो आपके बेसोफिल्स होते हैं दीज आर स्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ बेसिक डाई। कोई बेसिक डाई होगी जिसकी वजह से ये अपनी स्टेनिंग शो करते हैं, यानी कलर शो करेंगे। अब इन तीनों को डिवाइड करते हुए इनके न्यूक्लियस के बारे में, ये जो न्यूक्लियस का हम देख रहे थे डिवीजन, अब ये न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं न्यूक्लियस के बारे में किस तरह से हमने इनको डिवाइड करा है। सबसे पहला जो है आपको पता है कि न्यूट्रोफिल जो है सबसे हायर अमाउंट में WBC जो है वो पाए गए थे, कितने परसेंटेज, 60 to 65% जो है वो हमारे पास न्यूट्रोफिल ही थे ल्यूकोसाइट्स के अंदर। न्यूट्रोफिल में हमारा जो न्यूक्लियस होता है दैट इज मल्टी लोब्ड। हमारे पास न्यूक्लियस कैसा था, मल्टी लोब्ड। और एक इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे हमने देखने को मिलती है दैट इज पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट, दिस इज अ इम्पोर्टेंट टर्म दैट यू हैव टू लर्न कि जब हम सेल के अंदर न्यूक्लियस देखते हैं तो यहाँ पे मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस आपको देखने को मिलता है। इस तरह से बहुत सारी लोब्स होती हैं न्यूट्रोफिल के न्यूक्लियस में, डिविजन्स आपको देखने को, अलग अलग लोब्स देखने को मिलेंगी, इसलिए हमने इसका नाम रखा है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, PMNL। यहाँ पे M कैपिटल में आप ऐड कर सकते हैं, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। मल्टी लोब्ड जो न्यूक्लियस है वो न्यूट्रोफिल में प्रेजेंट होता है। एक इंपॉर्टेंट टर्म, इसको हम फैगोसाइट भी कहते हैं। फैगोसाइट का मतलब खा जाना, किसको खा जाना, एनगल्फ कर लेना फॉरेन ऑर्गेनिज्म को। जो भी ऑर्गेनिज्म बाहर से बैक्टीरिया जैसे ब्लड में एंटर कर जाता है तो डिफेंस मैकेनिज्म ये न्यूट्रोफिल जो है अपना काम शुरू कर देता है, यानी उन फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को खाना शुरू कर देता है। कहाँ से निकल के आएगा, कुछ मूवमेंट शो करेगा, कैपिलरी से मूव आउट कर जाएगा एंड द मूवमेंट ऑफ इट फ्रॉम द कैपिलरी, कैपिलरी से मूव करेगा, मूव आउट करेगा एंड द प्रोसेस इज नोन एज डायपेडेसिस। स्पेलिंग में थोड़ा सा आई थिंक मिस्टेक है, आप इसको करेक्ट कर लेना। The movement of the neutrophil out from the capillary so that it can do its work, that is defense mechanism, and the process is known as a diapedesis। phagocytosis शो करते हैं, phagocytosis मीन engulf कर लेना फॉरेन ऑर्गेनिज्म को, so they act as a phagocyte। कितना परसेंट था, 60 to 65% था। न्यूक्लियस कैसा है, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस है जो कि इसमें प्रेजेंट होता है। तो ये बात है न्यूट्रोफिल की। सेकेंड अब बात कर लेते हैं हम इओसिनोफिल्स की।
सबसे पहले मैं ग्रेन्युलोसाइट्स की ही बात करूंगी। अब जैसे इसका नाम है इओसिनोफिल, तो हेडफोन यानी ईयरफोन्स की तरह ये जो सेल है इसके अंदर हमें बाइलोब्ड इस तरह से ये ईयरफोन्स दिख रहे हैं। मतलब इसका जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस किस तरीके का है, न्यूक्लियस इसका बाइलोब्ड है, बाइलोब्ड इसका न्यूक्लियस है। ये जो न्यूक्लियस है इसका दैट इज बाइलोब्ड। एंड द इंपॉर्टेंट पॉइंट, इओसिनोफिल रेजिस्ट करता है एलर्जिक और पैरासिटिक इन्फेक्शन को, एलर्जिक एंड पैरासिटिक इन्फेक्शंस को। परसेंटेज मैंने पहले बता दिया, वहां से जाके परसेंटेज को देख सकते हो। थर्ड टर्म इज बेसोफिल। अब बेसोफिल की बात कर लेते हैं। तो बेसोफिल कैसे हैं आपके, ये हमारा सेल है, इसमें ट्राइलोब्ड न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेगा। बेसोफिल्स हैव ट्राइलोब्ड न्यूक्लियस दे हैव। एंड बेसोफिल का भी क्या काम होता है, बेसोफिल 3 तरह के मटेरियल को रिलीज करते हैं। किन किन चीजों को, हिपैरिन को, हिस्टामिन को एंड सेरोटोनिन। these are released by बेसोफिल। और इन तीनों का काम क्या होता है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। बेसोफिल और इन तीनों का काम क्या होता है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में इन्वॉल्व होना। इन तीनों का काम है इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस को करना, हिपैरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन। ट्राइलोब्ड न्यूक्लियस था। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, इसको मुझे इरेज करना पड़ेगा, eosinophil. Next we have थर्ड टाइप, दैट इज हमारी 3 टाइप्स हो गई हैं। कौन कौन सी 3 टाइप्स अभी हमने पढ़ी, हमने पढ़ लिया है न्यूट्रोफिल के बारे में, इओसिनोफिल के बारे में एंड बेसोफिल के बारे में। नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी हमारे जो ए ग्रैन्युलोसाइट्स हैं, साइट्स, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो हमारे पास 2 तरह की ए ग्रैन्युलोसाइट्स थे, लिम्फोसाइट्स एंड सेकंड इज मोनोसाइट। तो मोनोसाइट भी न्यूट्रोफिल की तरह बच्चे फैगोसाइट्स एक्ट करते हैं, फैगोसाइटोसिस में हेल्प करते हैं। दीज आर फैगोसाइट्स। दे ऑल्सो शो डायपेडेसिस, दैट इज मूवमेंट आउट फ्रॉम द कैपिलरी वॉल, से बाहर निकल के अपना जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसको कंप्लीट करते हैं मोनोसाइट। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, होर्स शू शेप का इनका न्यूक्लियस होता है, दे हैव अ न्यूक्लियस ऑफ दिस शेप और शू शेप। ओके, नाउ इम्पॉर्टेंट आपके लिम्फोसाइट्स जो हैं, जो कि आपको 20 to 25% देखने को मिले थे। लिम्फोसाइट्स जो हैं डिवाइड करते हैं बी लिम्फोसाइट्स में हम इनको डिवाइड करते हैं एंड टी लिम्फोसाइट्स में हम इनको डिवाइड करते हैं। बी लिम्फोसाइट्स आपको पता है कि जितनी भी बॉडी की एंटीबॉडीज बन रही हैं दैट इज बिकॉज ऑफ द बी सेल्स की वजह से एंटीबॉडीज बनती हैं। एंड टी लिम्फोसाइट्स हमारे फिर से हेल्प करते हैं, हमारे डिफेंस मैकेनिज्म की तरह एक्ट करते हैं, इम्यूनिटी को मेंटेन करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म की तरह इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए हमारे टी लिम्फोसाइट्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पे हर तरीके के डिवीजन हमने कर ली है, दैट इज ग्रैनुलोसाइट, ए ग्रैनुलोसाइट, सबके फंक्शंस मैंने आपको बता दिए, न्यूक्लियस की डिवीजन मैंने आपको बता दी। सो हियर आई विल टेल यू एट द लास्ट अबाउट द प्लेटलेट्स। सो लास्ट में हमारे पास जो थर्ड एलिमेंट्स था दैट इज प्लेटलेट्स, एंड प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स की फॉर्मेशन कहाँ हो रही है, जो हमारे पास बड़े बड़े सेल्स हैं जिनको हम मेगा कैरियोसाइट्स बोलते हैं। दीज मेगा कैरियोसाइट्स दे अंडरगो फ्रेगमेंटेशन एंड आफ्टर फ्रेगमेंटेशन जो छोटे छोटे सी डिविजन्स बनती हैं, छोटे छोटे से जो फ्रेगमेंट्स बनते हैं, दीज आर नोन एज प्लेटलेट्स, दीज आर प्लेटलेट्स। और प्लेटलेट्स के अंदर क्या होता है, हमारे पास क्लोटिंग मैकेनिज्म, यानी ब्लड को क्लॉट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेटलेट्स की होती है। प्लाज्मा में भी हमारे पास क्या होता था,
कुछ कोएगुलेटिंग फैक्टर प्रेजेंट होते थे। कोएगुलेटिंग फैक्टर्स हमारे पास कोएगुलेशन के लिए कोएगुलेटिंग फैक्टर जो है वो यहाँ पे भी प्रेजेंट थे प्लाज्मा में, लेकिन जब हमने सीरम को देखा था तो सीरम में हमारे पास ये कोएगुलेटिंग फैक्टर नहीं थे। प्लाज्मा माइनस कोएगुलेटिंग फैक्टर को हमने नाम दिया था सीरम। तो कोएगुलेटिंग फैक्टर कोएगुलेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्लाज्मा हेल्प करता है कोएगुलेशन में, और प्लेटलेट्स जो हैं वो हमारे हेल्प करते हैं कोएगुलेशन में। ये जो थ्रोम्बोसाइट्स हैं इनकी फॉर्मेशन भी अगर आप देखें तो रेड बोन मैरो में ही होती है। रेड बोन मैरो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ दीज प्लेटलेट्स, क्योंकि रेड बोन मैरो में ही ये वाले जो स्पेशल सेल्स हैं मीगा कैरियोसाइट्स, बड़े बड़े सेल जो हैं वो वहीं पे प्रेजेंट होते हैं। आफ्टर फ्रेगमेंटेशन दे गेट डिवाइडेड इनटू द स्मॉल सेल्स एंड दीज आर नोन एज अ प्लेटलेट्स, और ये क्लोटिंग में हमारी हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे ये जो ब्लड है इसको मैं कॉम्पोजिशन को फिनिश कर रही हूँ। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल साइंस।